सब लोगों के नायक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, जिनके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छतु आयथेष्टम अद्वैय मरणमस्तु जुगान्तरे व न्यायात पद प्रविचलंत पदम न धीरा। जो कभी अपने न्याय और नीति से विचलित न होने वाले, साफ नियत और स्पष्ट नीति के धनी माननीय नितिन गडकरी जी, तालियों से स्वागत। माननीय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय भोले सिंह जी, दूसरे सांसद आदरणीय रामशंकर कथेरिया जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रमुख प्रकाश दत्त द्विवेदी जी, कमल डोरे जी, राम मिश्रा जी, प्रेमशीला जी, राजेंद्र सिंह राजू, विकास सिंह भोले, राजेश तिवारी, श्याम सिंह सिसोदिया, दिनेश राय, वंशलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम स्मरण कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे और विशेष रूप से अंत्योदय जो हमारा विचार है उसके एक प्रकार से वो उद्गाते थे। हमारे पार्टी की जो विशेषता है उसमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पार्टी और कार्यकर्ताओं में जिसमें विश्वास दिलाया गया है वो हमारी पहली विचार निष्ठा है, राष्ट्रवाद। हम राष्ट्र के लिए समर्पित है और हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हम यही कहते हुए आ रहे हैं कि हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। और इसलिए राष्ट्रवाद का विचार यह हमारा जीवन है, हमारा मिशन है। और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न करने के लिए सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा उद्दिष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर हमारा जीवन मिशन है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन, ये अंत्योदय का विचार, यही हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पार्टी का अंतिम उद्दिष्ट है। बहनों और भाइयों, मैं कुछ दिन पहले वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है। तो मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मैंने समुद्र में, वर्ली बांद्रा, एक बहुत बड़ा समुद्र में ब्रिज बनाया। फिर मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल बनाए। फिर मुंबई में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। अब तो मैं 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। तो पूछने वाले को लग रहा था कि इनमें से किसी प्रकल्प का मैं उल्लेख करूंगा, पर मैंने उनको कहा कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन को मानते हैं। समाज के शोषित पीड़ित व्यक्ति को, जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक से पिछड़ा हुआ है,
उसके लिए हम कार्य करना चाहते, यही हमें दीनदयाल जी ने सिखाया है। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो इस देश में 1 करोड़ लोग ऐसे थे जो आदमी आदमी को धोने का काम करता था। जो गरीब लोग साइकिल रिक्शा में 2 सवारी 3 सवारी बिठाकर उनको चलाने का काम करते थे। मैं जब इस विभाग का मंत्री बना तो मैंने ये तय किया कि मानवता के आधार पर इन गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है उनको मुक्ति देना ही दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करना है। और मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 1 करोड़ में से 90 लाख लोग पूरे देश में अब ई रिक्शा चलाते हैं, ई कार चलाते हैं। अब उनका शोषण समाप्त हुआ। यही दीनदयाल जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। दीनदयाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर यहां जो बैठे हैं उनको पता होगा कि 47 के पहले हमारे देश में समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन 3 विचारों के आधार पर पार्टियां चलती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी, प्रजा समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी विचारों को लेकर चल रहे थे। जो स्वतंत्र पार्टी थी वो मिनरल लिबरल इकोनॉमी और उसके साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करके उसके ऊपर चल रही थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लाल झंडा लेकर दुनिया के मजदूर एक हो और वर्ग विग्रह की सिद्धांत के आधार पर वो मजदूरों का और किसानों का क्रांति करने वाला विचार लेकर चल रहे थे। आज 1947 के बाद 75 साल पूरे हुए। क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी चीन और रशिया में समाप्त होगी, जहां से उसका जन्म हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चीन में गया था तो चीन में मैंने देखा केवल लाल झंडा है, बाकी विचार पूरा समाप्त हुआ था। जैसे हमारे यहाँ एनआरआई होते हैं, वैसे चीन में नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, उनने बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई, लिबरल इकोनॉमी आई और चाइना ने कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। रशिया ने भी कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। जो समाजवादी पार्टी थी वो संयुक्त समाजवादी, प्रजा समाजवादी पार्टी, सब पार्टियां समाप्त हुई। एक समय कानपुर से कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीतती थी, पर अब कम्युनिस्ट पार्टी का कहीं पता नहीं है। बहनों और भाइयों, आज कम्युनिस्ट पार्टी भी समाप्त हुई, स्वतंत्र पार्टी भी समाप्त हुई। अब पूरे विश्व में कौन सी आर्थिक विचारधारा है जो विश्व का कल्याण कर सकती है, इसका शोध शुरू हुआ है। और मेरा विश्वास है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाली अर्थव्यवस्था, ये जो हमारा विचार है वही विश्व को नई दिशा दे सकता है। और इस विचार के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम स्मरण कर रहे हैं। मैं उनको विशेष रूप से मेरे तरफ से, आप सबकी और तरफ से उनको आदरांजलि अर्पित करता हूं। आज इसी जगह पर भोले जी की माता और पिता के समाधि का दर्शन करने का मुझे मौका मिला। श्रीमती कनक रानी जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। हर व्यक्ति के जीवन में माँ बाप का प्रेरणा, उनके संस्कार और माँ बाप के कारण ही हमको ये जीवन मिलता है। और इसलिए भोले जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जीवन में प्रगति और विकास के शिखर पर रहते हुए भी वह अपनी माँ बाप को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं उनके पिताजी को और उनके माताजी को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनको भी अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, अगर इस देश को सुधारना है, देश को बदलना है तो क्या करना होगा?
मैं किसान हूं, मैं ऊपर से आपके यहां की खेती देख रहा था। मेरे क्षेत्र में मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे यहां 80,000 एकड़ गन्ना है और कम से कम 15,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। मैं जब देख रहा था तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बात को गौर से सुनियो, मैं केवल नेता करके नहीं बोल रहा हूं। अभी मुझे 2 यूनिवर्सिटी देश की बड़ी, उन्होंने डिलीट दिए, डिलीट। और वो डिलीट मुझे रोड, ब्रिजेस और टनल बनाने के लिए नहीं मिली है, वो डिलीट मुझे एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली है। एक महात्मा ज्योतिबा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी शिरडी के पास है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डिलीट दी। और दूसरी डिलीट देश के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे, उनके नाम से अकोला में यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के तरफ से डिलीट मिली है। तो मैं जो बता रहा हूं वो बात को थोड़ा शांति से आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपका जीवन बदल जाएगा। जरा आपको, भाई साहब आप थोड़ा नारे देना बंद करिए, आप शांति से बैठिए। मैं आपको जो बताने वाला हूं कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है, पर बहनों और भाइयों आज हमारे पास चावल सरप्लस है, मक्का हमारे पास सरप्लस है, चीनी हमारे पास सरप्लस है। हमारे देश को 280 लाख टन चीनी लगती है और हमारे देश में 360 लाख टन चीनी तैयार होती है। उत्तर प्रदेश के अनेक चीनी के कारखाने बंद पड़ गए, किसानों को मुआवजा देने में मुश्किल आई और पिछले साल का 60 लाख टन का स्टॉक आता है तो 140 टन की एक्सेस शुगर हमारे पास है। चावल रखने के लिए गोडाउन नहीं है, गेहूं रखने के लिए गोडाउन नहीं है, हमारे एमएसपी से भी नीचे मार्केट प्राइस जा रही है। और इसलिए जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो भोले जी को, हमारे उत्तर प्रदेश जी के अध्यक्ष हमारे चौधरी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने नई नीतियों को स्वीकार किया है और वो नीति है कि हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं, हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, ऊर्जादाता बनेगा। मैं 28 तारीख को दिल्ली में टोयोटा कंपनी की कार कैमरी नाम की लॉन्च कर रहा हूं और वो जो कार है वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चल रही है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए है, इथेनॉल का भाव 60 रुपए है। अब बजाज की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर, ऑटो रिक्शा, हीरो की स्कूटर, सबके फ्लेक्स इंजन आए हैं। 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ी चल सकती है और मैं देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, ये मेरे अंदर है। और इसलिए आने वाले समय में ये देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। जो आपके पास ब्रोकन राइस है, ब्रोकन राइस को, चावल की जो कणी होती है, मैं भी पूछ रहा था, भोले जी को बोलते थे 150 रुपए क्विंटल से जाती है। मैं आपको टेक्नोलॉजी दूंगा, मेरे पास खुद भी प्रोजेक्ट है, लोगों को भी मैं सलाह दे के ऐसे खूब प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं। अब राइस के कड़ी से इथेनॉल बनेगा, शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है, जो शीरा होता है उसमें सी मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है और बी हेवी मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल भारत सरकार खरीद रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान शांत है, उनको गन्ने का पैसा मिल रहा है। अगर इथेनॉल नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बर्बादी के कगार पर खड़े होते। हम 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल, डीजल, गैस, और ये सब अगर अपने किसान तैयार करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। और इसलिए मेरा खुद का ट्रैक्टर, मैं भोले जी को बताना चाहूंगा
कि ये जो परली है जो आप जलाते हैं, 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है। और हमारे यहाँ ट्रक, बसेस और कार ये परली से बायो सीएनजी निकाल पर चलते हैं। ये देखने के लिए आप नागपुर आइए, मैं आपको आमंत्रण देता हूं और यहां शुरू करिए। हर ट्रैक्टर वाले के 1 लाख रुपए की बचत होगी। बहनों और भाइयों, हमको देशों के गांवों को मजबूत करना होगा, किसानों को कर्ज मुक्त करना होगा। आपके पास कितनी अच्छी जमीन है, कितना पानी है। मेरे क्षेत्र में 450 फीट पे पानी लगता है जी। पानी नहीं, हमारे हम काम करते हैं, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। क्योंकि हमको जब मार्च अप्रैल में होता है तो पीने के लिए पानी नहीं रहता। आप गंगा के, यमुना के पास रह रहे हो, पानी है। अभी ड्रोन आया है, ड्रोन। हमारी सरकार ने नैनो यूरिया बनाया, नैनो मिश्रकत बनाया। अब मेरे यहाँ 1 एकड़ में गन्ने में 4 बोरे यूरिया लगता है। हमने ड्रोन लाए। अब ड्रोन में जो नैनो यूरिया की बोतल है वो एक बोतल है 500 रुपए की, 500 ml की। एक बोतल बराबर 1 यूरिया, 1 बोरा यूरिया। और 2 बोतल काम करती है, 4 बोरे की जरूरत नहीं है। क्यों, जब बोरे से यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% केवल प्लांट को मिलता है। पर अगर ड्रोन से स्प्रेइंग होगा तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% केवल वेस्ट होगा और किसानों का फायदा होगा। बहुत सी बातें। और मैं ये मानता हूं कि यहां पानी है और यहां अगर ये नई टेक्नोलॉजी आई तो यहां एक नई परिवर्तन की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश से कोई बाहर नहीं जाएगा, लोगों को रोजगार यही मिलेगा, उत्तर प्रदेश समृद्ध संपन्न होगा, यही मेरा विश्वास है। जो बातें मैं अभी पानी से आपके, मेरे यहाँ गाड़ी है, मैं भोले जी को कहूंगा, चौधरी जी को बोलूंगा मेरे घर अगले बार आइए। मैंने योगी जी को भी चक्कर दिया था उसमें गाड़ी में। मर्सिडीज से अच्छी है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करते हैं, रूफटॉप सोलर। और मेरा प्रयास है कि $1 में 1 किलो हाइड्रोजन मिले और हाइड्रोजन से हमारी स्कूटर, हमारी बस, हमारी कार, हमारी ट्रक, हमारे हवाई जहाज और हमारी रेलवे चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर रेलवे चली। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करेगा। आपके खेत में पानी है, एक गोडाउन बना लो, कोल्ड स्टोरेज बना लो, ऊपर में रूफटॉप सोलर कर दो। 70% पावर कॉस्ट है और उसमें से एक इलेक्ट्रिक तैयार करने वाला, हाइड्रोजन तैयार करने वाला इलेक्ट्रोलाइजर है। उसकी कीमत, अभी मैंने उसके फैक्ट्री का बेंगलोर में इनॉग्रेशन किया, 90% एक्सपोर्ट हो रहा है। 1 करोड़ 20 लाख का है। अब बहुत लोग बना रहे हैं। और वो पानी में लगाओ, हाइड्रोजन निकलेगा, इथेनॉल का जनरेटर होगा, उससे वो कंप्रेस करके 500 बार पर हाइड्रोजन गाड़ी में भर दो। मेरे यहाँ गाड़ी है, आप देखो कैसी चलती है। आपका ट्रैक्टर, आपकी कार, आपकी बस अब इंपोर्ट किए हुए डीजल पर नहीं चलेगी, तो किसानों ने तैयार किए हुए ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। बहनों और भाइयों, सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बोलने लायक है। पर अब हमारे नेताओं को सोचना होगा कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए हमें कौन सी नीतियों को अपनाना है, हम कैसे कल्याण कर सकते हैं, हम युवाओं के हाथों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा मोर्चा के प्रमुख यहाँ बैठे हैं। इस देश में हम ऐसी इकोनॉमी को निर्माण करना चाहते हैं जो करोड़ों युवाओं के हाथों को काम देगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा।
और उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेंगे। वो सपना हम सब देख रहे हैं। ये सब बातें मैं करता हूं, आप जरूर देखने के लिए आइए। मैं फुकट में टेक्नोलॉजी आपको दे दूंगा। बहनों और भाइयों, वैसे कानपुर में आया हूं तो मुझे बहुत सी बातें भोले जी ने कही है। एक बिंद की बहन जहानाबाद, सिकंदरा, रसूलाबाद, बेला 174 किलोमीटर रोड और माती से रुरा, झिंझक, कचौरी होते हुए दिबरिया पर, ये दोनों रोड की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार से लाइए। मैं दोनों रोड कर दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। आपने मांग की थी इटावा चकेरी NH2 पर अंडरपास, वो मैं मंजूर कर रहा हूं। कानपुर से कबरडे 130 किलोमीटर 2200 करोड़ रुपए का रोड का काम मैंने स्वीकृत कर दिया है। वो इसी 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा, इसी वर्ष काम शुरू हो जाएगा। सचेंडी से चौराहा पर अंडरपास आपने मांगा है, वो भी मैंने स्वीकृत कर दिया है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और कानपुर रिंग रोड 10,000 करोड़ का है। और मैं फोकनाल लीडर नहीं हूं, जो बोलूंगा एक एक बात डंके की चोट पर पूरी कर दूंगा। मेरे को 8 साल में कोई पत्रकार पैदा नहीं हुआ है कि जो मुझे उल्टा सवाल पूछ सकता है कि तुमने कहा था हुआ क्या। मैंने आज ही आदेश दिया है, पूरे कानपुर रिंग रोड का काम शुरू कर दो। केवल लैंड एक्विजिशन का मामला है भोले जी, आप कलेक्टर के साथ मिलकर मुझे लैंड दिला दो। अगर आपने 90% लैंड दिलाई, अध्यक्ष भी दिलाएंगे और योगी जी भी दिलाएंगे, मैं आपकी मदद कर दूंगा। और अगर ये लैंड होगी तो 4 महीने के अंदर पूरा काम शुरू कर दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। अब कानपुर के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं खाली हाथों से आता और चला जाता, तो आप बोलते आए और चले गए नेताजी। तो मैं आज कानपुर के लिए अभी तक 6,000 करोड़ के करीब 451 किलोमीटर के काम हमने पूरे किए हैं। चकेरी से इटावा तक 2,500 करोड़ का काम पूरा हो गया है। इसके साथ साथ कानपुर से कबरई तक 600 करोड़, जो आधा घंटा बचेगा, अभी उसकी बात मैंने की। बुंदेलखंड से इसी मार्ग से कानपुर एग्रीगेट आता है, वो भी हम करेंगे। ये सब हुए काम, काफ़ी समय जाएगा, मैं इसको नहीं पढ़ता। पर कानपुर शहर में जाजमाऊ में से रमा देवी चौक तक गंगा पर 264 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर 4 लेन ब्रिज के निर्माण से लखनऊ आने जाने वाहनों का ट्रैफिक जाम को राहत मिली है, कंप्लीट हुआ है। कानपुर से प्रयागराज 5,000 करोड़ का काम इसी साल 2022 एंड तक पूरा हो जाएगा। कानपुर से अलीगढ़ 14,000 करोड़ का 284 किलोमीटर का काम निर्माण हो रहा है। गाजियाबाद से अलीगढ़ 2,500 करोड़ का काम 6 लेन, ये भी सितंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। उन्नाव से लालगंज 2,000 करोड़ का काम 70 किलोमीटर 23 में पूरा हो जाएगा। नवाबगंज बाईपास ये 600 करोड़ की लागत से है, इसका DPR बन रहा है, जल्दी लैंड एक्विजिशन होगा और इसका भी काम शुरू हो जाएगा। कानपुर में एलिवेटेड रोड और रेलवे और हमारे बीच में चर्चा हो रही थी, मैंने आज सूचना दे दी। अभी मैं नागपुर में मैंने एक पुल बनाया है, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। अब पूना में और चेन्नई में मैं ब्रिज बना रहा हूं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। तो आज मैंने कहा कि रेलवे के लिए करा दो तैयार और एक ही ब्रिज पर उसका डिजाइन तैयार करो और इसको जल्दी करो, ये बात की सूचना मैंने दे दी है। हम 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रहे हैं। कानपुर से लखनऊ
अब कितना समय लगता है? 2 घंटा। 2 साल के अंदर कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट का प्रवास आधा घंटे में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। 5,000 करोड़ रुपए का काम है, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू है और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। कानपुर से शुक्लागंज होकर लखनऊ के रिंग रोड से ये एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला है। इसमें 4 बड़े ब्रिज, 22 छोटे ब्रिज, 2 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवर ब्रिज और 19 वीओपी बनने वाले हैं। मैंने मंजूर कर दिया कि वो लैंड एक्विजिशन जल्दी करा दो। मैं आपको ये 40,000 करोड़ रुपए के काम कानपुर क्षेत्र के लिए इसकी आज घोषणा कर देता हूं। जो आपके रिंग रोड के पैकेज है 4, केवल आप लैंड एक्वायर कर दो, मैं तुरंत ये काम की शुरुआत कर दूंगा। आपने बीयूपी की मांग की, वो मैंने पूरी कर दी है। हाँ बोल दिया, हाँ कर दो। सत्यदेव पचौरी ने आरओबी की बात कही थी झक्करकटी में, वो 180 करोड़ का वो भी मंजूर कर दिया है। कानपुर कैंट में आरओबी वो भी मंजूर कर दिया है। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं। अभी तक आपने जितने रोड देखे वो तो न्यूज़रील थी, अभी तो सही फिल्म शुरू होना बाकी है। अभी मैं दिल्ली में रोड बना रहा हूं, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में हो गया। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आपको पहुंचा दूंगा। मैं, हमारे सांसद बैठे यहाँ, इटावा से मैं एक नया रोड बना रहा हूं, चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे। हाँ, वो कोटा पहुंचेगा और कोटा से मुंबई दिल्ली हाईवे पे पहुंचेगा तो कानपुर की जनता कोटा में जाके तुरंत 6 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगी। ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं विशेष रूप से, मुझे खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने कानपुर में काफ़ी योजनाओं को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए मैंने दिए थे। 80 योजनाएं थी और 49 योजना सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। सबसे पहले जो कानपुर में काम हुआ है, 12 परियोजनाएं 2,500 करोड़ की कानपुर में थी। गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाले कानपुर के सीसामऊ नाले को दूषित पानी से, वो योजना हमने पूरी कर दी। जाजमऊ और बिंगावन में वो भी पूरी हो गई और करीब 2,500 करोड़ की लगभग सब योजनाएं पूरी हुई है। पंखा में 1,000 करोड़ की लागत से 30 MLD के लागत का STP बना है और कानपुर शहर को मैंने 450 करोड़ रुपए सीवेज लाइन के लिए दिए थे। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बने। योगी जी के नेतृत्व में बहुत प्रगति हो रही, विकास हो रहा है। मैं हमारे अध्यक्ष जी को और भोले जी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तरफ से उत्तर प्रदेश ये देश का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। इसलिए मैं 2024 समाप्त होने के पहले 5 लाख करोड़ रुपए के रोड, उसके काम मैं पूरे कर दूंगा, ये वचन देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। फिर से एक बार हमारे अध्यक्ष जी को, भोले जी को, सभी हमारे पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी का 18 साल, जो उनके माता पिता जो थे, मामा थे, उनके घर पे पढ़ाई हुई। वो रेलवे का क्वार्टर था, उसमें उनका स्मारक बना हुआ है। और राजस्थान में कार्यक्रम है 4 बजे,
वहाँ जाना है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। पर भोले जी को मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। बहुत पानी आया, हेलीपैड नहीं बन रहा था, अड़चने आई। भोले जी चिंता कर रहे थे कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँ। मैं एक बार अगर जवान देता हूँ तो पीछे नहीं हटता। मैंने कहा था कि मुझे किसी भी हालत में जाना है, और मुझे खुशी हुई कि उनके आग्रह पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। भोले जी को वचन देता हूँ, चिंता मत करो, और मांगे मांग लो, 2-4 हजार करोड़ रुपए आपको और दे दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर से एक बार, वो होता नहीं, टोल माफ होगा नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपकी शुभेच्छाएं मेरे साथ हो, भोले जी के साथ हो, हमारे अध्यक्ष जी के साथ हो, योगी जी के साथ हो, ऐसी ही रखिए। इसी बात से आपको हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जोर से बोलिए, भारत माता की धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिमांशु सिसोदिया जी अपना पुस्तक भेंट करते हैं। माननीय राजेंद्र सिंह जी राजू, अखिल भारतीय दर्शन सिंह शिक्षा प्रसार समिति के प्रबंधक आए।